मैं रावतान मीना, सहकाचार्य राजनीति विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तृतीय विश्व की क्या भूमिका है विषय के ऊपर विचार या मंथन करना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान समय में हम तृतीय विश्व के बगैर कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तृतीय विश्व के ऊपर ही निर्भर करती है। और तृतीय विश्व के जो राष्ट्र हैं वो सभी राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। अतः इन विकासशील राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षार्थ हेतु जो मित्रता एवं आपसी एकता स्थापित करने का प्रयास किया, उसके पीछे कई सारे संगठनों की अहम भूमिका रही। इसी के परिणाम स्वरूप ये विकासशील राष्ट्र, जिसे हम तृतीय विश्व कहते हैं, उनमें एकता स्थापित हुई और अपने राष्ट्रीय हितों के लिए ये संगठित भी हुए। वैसे हम समझना चाहेंगे प्रथम विश्व क्या है और द्वितीय विश्व क्या है, तृतीय विश्व क्या है। प्रथम विश्व में हम संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके विकसित पूंजीवादी राष्ट्रों को रखते हैं। द्वितीय विश्व में हम सोवियत संघ एवं उसके साम्यवादी विकसित राष्ट्रों को रखते हैं। और तृतीय विश्व में हम अभी हाल ही में नव स्वतंत्र जो उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से स्वतंत्र हुए हैं, उन विकासशील राष्ट्रों को रखते हैं। अतः इन विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपस में समन्वय हो, आपसी तालमेल हो या इनके मध्य एकता हो, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा कर सकें। इसी के लिए प्रथम प्रयास एशियाई मैत्री सम्मेलन के माध्यम से हुआ। अर्थात 1947 में भारतीय परिषद के माध्यम से नई दिल्ली में प्रथम एशियाई गैर सरकारी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 28 राष्ट्रों ने भाग लिया। जिसका उद्देश्य था एशियाई राष्ट्रों के मध्य मित्रता स्थापित करना और उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को एशिया से ख़त्म करना। इसके बाद पुनः एशियाई राष्ट्रों के मध्य सांस्कृतिक आर्थिक समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 1950 में बोगोई नामक स्थान पर फिलीपींस में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसके माध्यम से इनके मध्य आपस में सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना उद्देश्य था। उसके कुछ समय बाद 1954 में बोगोर में 5 राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों ने एशिया और अफ्रीका राष्ट्रों के मध्य संबंध स्थापित करने के विषय पर मंथन हेतु एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका ये परिणाम रहा कि 18 अप्रैल से 27 अप्रैल 1955 तक प्रथम एशियाई एफ्रो सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का जो नेतृत्व किया भारत, इंडोनेशिया एवं वर्मा के माध्यम से हुआ। इन्हीं के प्रयास से ये सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य भी सार्थक हुआ कि उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के विरुद्ध एवं शीत युद्ध के इस दौर में आपसी समन्वय, आपसी संगठन स्थापित करते हुए विश्व राजनीति में अपनी एक अमिट छाप रखनी है। इसके लिए इन्होंने बाडोंग सम्मेलन आयोजित किया। इसकी सफलता को देखते हुए 1961 में बेलग्रेड नामक शहर में नेहरू नासिर टीटो के संयुक्त प्रयास से गुटनिरपेक्ष संगठन की स्थापना की गई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद विश्व राजनीति के ऊपर अपना स्पष्ट प्रभाव स्थापित करने का प्रयास जिस संगठन ने किया, उसका नाम गुटनिरपेक्ष संगठन था।
इसके प्रथम सम्मेलन में केवल 28 राष्ट्रों ने भाग लिया, परंतु वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 120 के लगभग है और इस संगठन के 90% राष्ट्र विकासशील राष्ट्र ही हैं। ये राष्ट्र उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं नवोपनिवेशवाद का घोर विरोध करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील राष्ट्रों के हितों के लिए संगठित होकर के प्रयास करते हैं और विश्व शांति में ये संगठन अपना अहम योगदान देता रहा है। परंतु वर्तमान परिदृश्य में जब शीत युद्ध का दौर समाप्त हो चुका है, उस समय इस संगठन की महत्ता समय के साथ धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रही है, परंतु फिर भी इस संगठन की महत्ता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समय समय पर नई प्रवृत्तियां उभरती रहती हैं, जैसे आतंकवाद, जैसे पर्यावरण समस्या या विकासशील राष्ट्रों के हितों की रक्षा आदि मुद्दे हैं। इसके बाद ग्रुप 77 की स्थापना भी 1960 के दशक में की गई थी। इसका उद्देश्य भी अक्सर वही था जो पूर्ववर्ती संगठनों का था, अर्थात विकासशील राष्ट्रों के मध्य मित्रता, एकता या संगठित होने की भावना पैदा करना इसका लक्ष्य था। वर्तमान में इसके सदस्य संख्या 130 के ऊपर है, परंतु फिर भी इसे ग्रुप 77 के नाम से ही जानते हैं। वैसे इस संगठन का एक लघु संगठन भी है जिसे G20 के नाम से जानते हैं और ये संगठन इस ग्रुप 77 के लिए एक कार्यकारिणी की भूमिका निभाता है या संगठन के सम्मेलन से पूर्व इसका G24 हमेशा एक रूपरेखा तैयार करके संगठन के समक्ष पेश करता है। इसके अलावा G15 की स्थापना 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य भी वही विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी समन्वय, आपसी तालमेल या संगठित रहने की भावना पैदा करना है और अब इसके सदस्यों की संख्या 15 से बढ़कर 19 हो चुकी है, परंतु फिर भी इसे अभी हम G15 के नाम से ही जानते हैं। अगला विषय आता है एशियाई सुरक्षा परिषद, अर्थात जून 2006 को सिंगापुर में एशियाई सुरक्षा परिषद का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके माध्यम से ये निर्णय हुआ कि भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया संयुक्त रूप से मिलकर के एशियाई सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहेंगे, क्योंकि भारत चीन के बगैर संपूर्ण एशिया या संपूर्ण विश्व की शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके साथ में ये वो मुद्दे हैं या ये वो सम्मेलन हैं या ये वो संगठन हैं जिनके माध्यम से तृतीय विश्व के राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका स्थापित करने में सफल रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल रहे हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिन विषयों को लेकर के इन राष्ट्रों के मध्य एकता या संगठित रहने की भावना पैदा होती है, उसके पीछे जो मूल मांग है वो मांगें निम्न प्रकार से हैं, जिनके ऊपर संपूर्ण विश्व हमेशा मंथन करता है और समस्या समाधान करने के लिए ये विकासशील राष्ट्र हमेशा प्रगतिशील रहते हैं, लगे हुए भी हैं। जैसे प्रथम, अब इन चीज़ों को हम समझें तो यहाँ आई तीसरे विश्व की मांगें कि तीसरे विश्व की मांगें क्या हैं, जिनकी दृष्टिकोण से विश्व राजनीतिकों पर इन तृतीय विश्व के राष्ट्रों का प्रभाव स्थापित होता जा रहा है। जैसे हम कहेंगे नवोपनिवेशवाद का विरोध। विकासशील राष्ट्रों का एक उद्देश्य होता है कि साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के शोषण से आधिपत्य राष्ट्र द्वारा अपने उस अधीन राष्ट्र का आर्थिक, मानसिक या सामाजिक दृष्टिकोण से शोषण किया जाता है। इसलिए वर्तमान में साम्राज्यवाद का एक नया रूप नवोपनिवेशवाद जो अस्तित्व आया है, जो बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा स्थापित होता है, उसका ये विकासशील राष्ट्र पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अर्थात नवोपनिवेशवाद की
ये राष्ट्र मिल कर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं और विरोध करने का प्रयास करते हैं। दूसरा विषय है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, अर्थात मई 1974 में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयास हुए, परंतु वास्तविक रूप से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है, क्योंकि पहले से स्थापित व्यवस्था शोषणपूर्ण दृष्टिकोण से बनी हुई है। अतः ये विकासशील राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसके पीछे कारण है इनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाए, अर्थात इन्हें केवल कच्चे माल के उत्पादक राष्ट्र ही नहीं माना जाए, बशर्ते इनके विकास के लिए भी आधारभूत रोड मैप तैयार किया जाए, जिससे कि विकसित राष्ट्र एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य जो खाई बनती जा रही है उसे पाटा जा सके। तीसरा विषय उत्तर दक्षिण संवाद, अर्थात उत्तर का अर्थ हुआ विकसित राष्ट्र। उत्तर का यहाँ अर्थ है विकसित राष्ट्र और दक्षिण का अर्थ है विकासशील राष्ट्र, और संवाद का मतलब है वार्ता। यहाँ उत्तर दक्षिण संवाद, उत्तर के विकसित राष्ट्र, दक्षिण के विकासशील राष्ट्रों के मध्य हमेशा वार्ता या संवाद बना रहना चाहिए, ताकि जिससे इन दोनों राष्ट्रों के मध्य अर्थात विकसित राष्ट्र एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य मधुरता या शांतिपूर्ण संबंध के माध्यम से विश्व शांति की रक्षा की जा सके और साथ ही साथ विकासशील राष्ट्रों के हितों की भी रक्षा की जा सके, और दोनों प्रकार के राष्ट्रों के मध्य जो तनाव के बिंदु हैं उनको खत्म किया जा सके, अर्थात आपसी तालमेल स्थापित किया जा सके। एक दूसरा विषय है संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण करना। तो यहाँ विकासशील राष्ट्र चाहते हैं कि जब इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विकसित राष्ट्रों का सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ही प्रभाव स्थापित था। अतः वर्तमान समय में इन विकासशील राष्ट्रों का भी प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर स्थापित होता जा रहा है। अतः ये राष्ट्र मांग करते हैं कि 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होने चाहिए, उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, ताकि इन विकासशील राष्ट्रों के हितों का भी संवर्धन किया जा सके, क्योंकि उस संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेष संगठन सुरक्षा परिषद में केवल विकसित राष्ट्रों का ही प्रतिनिधित्व है। अतः विकासशील राष्ट्रों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय किए जा सकें या विकासशील राष्ट्रों के हितों का भी संवर्धन किया जा सके। अगला विषय आता है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। विकासशील राष्ट्रों के अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये राष्ट्र हमेशा मिलकर के कार्य करते हैं, जिससे कि इनके हितों का सामूहिक रूप से रक्षा करना संभव है। अन्यथा इनके हितों के साथ, इनके राष्ट्रीय हितों के साथ विकसित राष्ट्र द्वारा भेदभाव किया जाता है। विकासशील राष्ट्र एक विशेष समस्या से प्रभावित हैं, उसका नाम है आतंकवाद। तो विकासशील राष्ट्र चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आतंकवाद का पूर्णतः नामो निशान मिटाया जाए। बगैर किसी राजनीति के, बगैर किसी भेदभाव के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये राष्ट्र हमेशा आतंकवाद का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, और विकसित राष्ट्र हमेशा सहयोग की वार्ता भी करते हैं, परंतु ये आतंकवाद अभी तक बना हुआ है, क्योंकि ईमानदारी के साथ न तो विकासशील राष्ट्र और न विकसित राष्ट्र इसे मिटाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अतः समय आ गया है कि आतंकवाद के समाधान के लिए विकसित एवं विकासशील राष्ट्र संयुक्त रूप से प्रयास करें, जिससे कि मानव शांति स्थापित की जा सके। विश्व व्यापार में संतुलन आदि स्थापित करना। जैसे हम कहते हैं कि विश्व व्यापार में केवल
कच्चे माल का निर्यातक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान रखने वाले विकासशील राष्ट्र भी चाहते हैं कि व्यापार का संतुलन स्थापित हो, अर्थात विकासशील राष्ट्रों को केवल कच्चे माल का उत्पादक राष्ट्र ही नहीं माना जाए, उनके यहाँ भी तकनीक का हस्तांतरण किया जाए, तकनीक उनको दी जाए, या उद्योग धंधे कैसे स्थापित किए जाए इनकी उन्हें जानकारी दी जाए, या विकसित राष्ट्र द्वारा कच्चे माल अपने राष्ट्र में ले जाने की जगह उस राष्ट्र में ही उद्योग स्थापित किया जाए जहाँ से कच्चा माल की आपूर्ति होनी है। और ख़ासकर इन राष्ट्रों के मध्य जो आयात निर्यात का जो असंतुलन है उसको भी संतुलित किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र अधिकांशतः कच्चे माल का निर्यात करते हैं और पके माल का आयात करते हैं। तो यहाँ ये आवश्यक है विश्व शांति के दृष्टिकोण से, या इन लोगों की ये मांग है, इन देशों की ये मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन स्थापित हो, अर्थात विकासशील राष्ट्रों के हितों की भी रक्षा की जाए। अतः इन मुद्दों को लेकर के विश्व राजनीति के ऊपर, विश्व मंचों पर इन तीसरे विश्व के राष्ट्रों द्वारा हमेशा प्रयत्न किया जाता है ताकि इनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके, इनके साथ जो आर्थिक रूप से शोषण किया जाता रहा है उसको रोका जा सके, या इनके राष्ट्रों की जो